दर्शक मित्रों नमस्ते। आखिर वो समय आ गया जब जिसकी पूरे देश को प्रतीक्षा थी। कल परिणाम आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि अब की बार 400 पार आखिर होता है कि नहीं होता है। पूरे के पूरे संकेत ऐसे है कि 400 के पार हो ही जाएगा। और नहीं होता है तो भी मोदी सरकार तो बहुत अच्छी तरीके से वापस आ ही रही है। लेकिन इसके साथ साथ विरोधी दलों ने एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग है वो परिणामों में रुझानों में गड़बड़ कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि इंडी गठबंधन को 290 सीट 295 सीट आएगी। तो वो तो अपनी तरफ से कह सकते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। किंतु एक वो जो बात है कि अमित शाह केंद्रीय गृह प्रधान है, वो जिला कलेक्टरों को फोन कर करके धमका रहे, ऐसी बात है। उसका चुनाव आयोग ने आज पत्रकार परिषद करके उसका खंडन किया है। ये पहली बार हुआ है, मेरी जो स्मृति है वो उसके अनुसार कि चुनाव परिणाम से पहले चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी बातों का क्या मतलब है। जब भी 1989 में 89 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। किंतु कांग्रेस है वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। तो उस समय राजीव जी ने बहुत सहर्ष इसको स्वीकार किया था, जो भी जनादेश मिला उसको स्वीकार किया था। इंदिरा जी ने 1977 में जो भी जनादेश मिला था उसको सहर्ष स्वीकार किया था और अगले चुनाव के लिए अपने आप को सज्ज करने का प्रयास किया था। तो ये कैसी कांग्रेस है या कैसे विरोधी दल है जो अभी तक वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। एक पूरा इंडिकेशन बहुत सारा मिल जाता है, आप देखेंगे तो भी। वो हालांकि दूसरी बात हो जाएगी, वो चुनाव परिणाम आने के बाद हम डिस्कस करेंगे। किंतु आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चुनाव प्रक्रिया कितनी एक हम गर्व से पूरे देश में कह सकते हैं कि ऐसी पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि कितनी कितनी बड़ी और कितनी उसमें तैयारियां लगती है। जैसे कि हमारे यहाँ कुल 96.8 करोड़ वोटर्स थे। उसमें से 64.2 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया। उसमें 31.2 करोड़ तो महिलाएं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए 68,000 मॉनिटरिंग टीम थी। 1.5 करोड़ पोलिंग और सिक्योरिटी पर्सनल थे, मतलब कि सुरक्षा जवान थे। तो ये एक विश्व की सबसे बड़ी और 52 डिग्री 45 से लेकर 52 डिग्री गर्मी में ये मतदान हुआ है। 100 वर्ष के बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, गर्भवती महिलाएं हो, कई जोड़े ऐसे थे कि जिसका विवाह था और वो मतदान करने आ गए। तो ऐसी कठिनाइयों में या फिर ऐसे अवसरों में भी समय निकाल कर बहुत सारे लोग गर्मी में भी पहुंचते थे मतदान करने के लिए। आदिवासी जनजातीय क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है। तो ये कहना कि ये जो प्रक्रिया थी वो गड़बड़ वाली थी। हालांकि ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ और ऐसा कोई भी चरण नहीं था कि जहाँ पर वहाँ हिंसा ना हुई हो, बमबारी ना हुई हो, हत्याएं ना हुई हो। और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि भाजपा के अमित मालवीय, उनका कहना है कि जो ईवीएम है उसमें बीजेपी का बटन ही उस पर पट्टी मार दी गई थी ताकि किसी को दिख ना सके और कोई मत ना दे सके। एक इसके पहले चरण में मैं नहीं भूलता हूँ तो उसमें बीजेपी के पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर नहीं जाने दिया गया। ऐसा बहुत सारा हुआ है। कांग्रेस के नेता के ऊपर, घर के ऊपर बम फेंका गया। सीपीआईएम जो है वो उसके साथ उसके कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़पें हुई। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहां पर हुई है। वो एक चिंता वाली बात है कि ये कहाँ तक जाएगा। और ममता जी ने खेला होबे ऐसा कहा है और उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन मतलब मत गिनती के दिन कल ध्यान रखना होगा। तो ये सारी बातें हैं। और
जैसे 2021 में एक खूनी खेला हुआ था, तो उसकी याद भी वहां के लोगों को आ रही है कि कल कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि क्या होगा। तीसरी बात ये है कि अभी जो एक मत गिनती होने वाली है कल, तो उसके ऊपर भी एक हमको समझना होगा कि ये कैसे होती है। इसमें सबसे पहले मैं एक एक प्रश्न निकालता जाऊंगा और उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जैसे पोलिंग एजेंट होता है, वैसे एक काउंटिंग एजेंट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी यानी उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, उसके काउंटिंग एजेंट होता है। और वो काउंटिंग एजेंट है वो क्योंकि जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, तो वो सभी के सभी टेबल पर उपस्थित नहीं रह सकते, वो बहुत स्पष्ट बात है। तो अपने काउंटिंग एजेंट को नियुक्त करते हैं, और वो काउंटिंग एजेंट है वो चुनाव मत गिनती की प्रक्रिया पर दृष्टि रखते हैं। फिर आता है कि वो जो है काउंटिंग एजेंट, उसका जॉब होता है, उसका काम होता है कि काउंटिंग प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक वो उसको देखे, और उस पर कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो उसको दृष्टि रख सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वो काउंटिंग प्रक्रिया है, मत गिनती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो, वो भी एक देखते हैं। दूसरी बात ये कि कौन काउंटिंग एजेंट हो सकता है। तो जो भी मतलब अभ्यर्थी है वो कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, जिसके पर काउंटिंग प्रोसेस समझने की एक समझ शक्ति हो, वो काउंटिंग एजेंट हो सकता है। हालांकि उसमें जो भी वर्तमान सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मेयर है, या फिर महानगर पालिका का अध्यक्ष है, या अध्यक्षा है, जिला परिषद उसका प्रमुख है, या फिर तालुका अथवा मंडल पंचायत क्या अध्यक्ष है, वो नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से सरकारी जो कर्मचारी होता है, कोई भी सरकारी संस्था का जो अध्यक्ष होता है या कर्मचारी होता है, या फिर जो सरकारी कंपनियां होती है पब्लिक सेक्टर की, उसका कोई व्यक्ति है, या फिर कोई सरकारी जो सहायता प्राप्त संस्था है, उससे कोई मानधन ले रहा है, तो वो काउंटिंग एजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन ग्राम प्रधान या तो फिर सरपंच, या फिर पंचायत का जो भी चुना हुआ व्यक्ति होता है, या फिर म्यूनिसिपल काउंसिलर होता है, या फिर एनआरआई, वो जो भारत भारत का नागरिक है, वो काउंटिंग एजेंट हो सकता है। अभी बात करते हैं कि काउंटिंग कहाँ पर होती है। तो इसमें एक अधिकारी होता है, उसका नाम होता है रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में आरओ कह सकते हैं। वो बताएंगे सभी अभ्यर्थियों को राइटिंग में, और देंगे कि कहाँ पर, किस जगह पर, किस स्थल पर, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ बताएंगे कि वहां पर मत गिनती होने वाली है। और उसके 7 दिन पहले, मतलब कल 4 जून है, तो उसके 7 दिन पहले, पिछले सप्ताह ही ये सूचना उनको मिल जानी चाहिए, ऐसा नियम है। फिर होता है कि विधानसभा होती है, उसकी काउंटिंग जो होती है वो एक ही जगह पर होती है। हालांकि लोकसभा है, उसमें अनेक जगह पर काउंटिंग हो सकती है। दूसरी बात यह कि काउंटिंग हॉल है वो सामान्यतः जो भी मत विस्तार होता है, मत क्षेत्र होता है, उसमें जो मध्यस्थ क्षेत्र होता है, जगह होती है, वहां पर काउंटिंग हॉल नियत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। काउंटिंग एजेंट के रूप में कितने लोगों को एक कैंडिडेट है वो नियुक्त कर सकते हैं। तो इसका नियम ये है कि मैक्सिमम 14 टेबल होते हैं जहाँ पर काउंटिंग होती है। 15वां टेबल होता है वो आरओ के लिए, यानी रिटर्निंग ऑफिसर के लिए होता है। कैंडिडेट होता है, अभ्यर्थी होता है, या फिर उनके इलेक्शन एजेंट है, वो एक टेबल पर एक अकाउंटिंग एजेंट है वो नियुक्त कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि काउंटिंग हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट कैसी होती है। तो आरओ जो होता है या होती है, वो प्रत्येक काउंटिंग टेबल को एक सीरियल नंबर देते हैं।
और उसके मुताबिक काउंटिंग एजेंट को बैठना होता है। काउंटिंग एजेंट है वो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी पहले आता है, फिर आते हैं रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज, पहले आती है पूरी की पूरी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दल है, उसके काउंटिंग एजेंट को बिठाया जाता है। फिर स्टेट में कई पार्टियां ऐसी होती है कि स्टेट के में ही सीमित होती है, उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं मिला होता है, तो ऐसी स्टेट पार्टियां। और फिर आते हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है ऐसी पार्टियां, तो ऐसे उनको बिठाया जाता है। और दूसरी बात यह कि काउंटिंग एजेंट्स को उसी प्रकार बिठाया जाता है जैसे बैलेट पेपर पर ये तो ईवीएम के बैलेट यूनिट पर जिस क्रम में नाम अभ्यर्थियों के लिखे गए हो, तो उसी क्रम में उनको बिठाया जाता है। और काउंटिंग एजेंट को उनके जो टेबल है दिया गया है उसके सामने ही बैठना पड़ेगा। उनको हॉल में घूमने की अनुमति नहीं होती है। मतलब कि वो अपनी जगह पर ही फिक्स होकर उनको बैठना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो कैंडिडेट है या फिर उनके इलेक्शन एजेंट है या फिर उनकी अनुपस्थिति में काउंटिंग एजेंट है, वो आरओ के टेबल उनको एक अनुमति होती है कि वो पूरे के पूरे काउंटिंग टेबल पर वो घूम के जा सकते हैं। यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों का एक साथ चुनाव हो रहा है। वहां पर काउंटिंग टेबल है वो काउंटिंग दोनों की इलेक्शन के मत गिनती के लिए समान रूप से डिवाइड करके रखे गए होते हैं। फिर ये प्रश्न आता है कि काउंटिंग एजेंट को क्या मोबाइल फोन रखने की छूट होती है? नहीं होती है, उनको छूट नहीं होती है। काउंटिंग एजेंट को मोबाइल फोन रखने की छूट नहीं होती, आईपैड, लैपटॉप, कुछ भी, क्योंकि जो वोटिंग की सीक्रेसी है वो मेंटेन करनी होती है। और आरओ जो होते हैं वो काउंटिंग एजेंट को एक डिक्लेरेशन पर साइन करवाते हैं और उसमें वो उनको कमिट करना होता है कि वो वोटिंग की सीक्रेसी बनाए रखेंगे। केवल इलेक्शन ऑब्जर्वर जो इसी नियुक्त करता है, यानी चुनाव आयोग नियुक्त करता है, वो ही अपना फोन रख सकते हैं। लेकिन उनको भी अपनी जो डिवाइस होती है या फिर फोन होता है उनको साइलेंट मोड पर रखना पड़ेगा। काउंटिंग एजेंट है उसको आरओ द्वारा जो इश्यू किया गया है वो आइडेंटिफिकेशन बेज अपने साथ रखना पड़ेगा। उसमें उनका नाम लिखा रहेगा, टेबल नंबर का जो भी टेबल का सीरियल नंबर है उनको दिया गया है वो, और दूसरी कुछ उनकी संबंधित जानकारियां उसमें लिखी गई होगी। उनको एक फॉर्म 70C अपने साथ रखना पड़ेगा। और पेन और पेपर और पेंसिल उनके पास रख सकते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उनके लिए पानी और फ्रेश होने की जो भी मतलब खाना पीना उसकी व्यवस्था करेंगे। टॉयलेट फैसिलिटी वहां पर होती है तो उसकी व्यवस्था पर करेंगे। जब जब तो वो काउंटिंग हॉल में आते हैं तो काउंटिंग एजेंट वो फिर काउंटिंग प्रोसेस समाप्त होने तक वहां से खड़े नहीं हो सकते, मतलब कि वहां से बाहर नहीं जा सकते। उनको काउंटिंग प्रक्रिया समाप्त होने तक वहीं पर रहना पड़ेगा। स्मोकिंग अब परमिटेड नहीं है, वो स्मोकिंग के लिए उनको वहां पर अनुमति नहीं है। पहले जो गिनती होती है वो पोस्टल बैलेट की होती है, तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम में जो मत रिकॉर्ड हुए हैं उनकी गिनती है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ हो सकती है, किंतु उसमें चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शन ऐसा कहती है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी। जो भी मतलब डेडलाइंस के पहले आए हैं, मतलब डेडलाइन सेट होने के जो भी डेडलाइन है उसके अंदर पोस्टल बैलेट आए उनकी गिनती ही होगी। और जो भी ईवीएम है उसमें वोट्स की जो काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की गिनती के 30 मिनट बाद उसकी गिनती शुरू होगी। और ईवीएम की जो काउंटिंग है उसके
जो भी मत गिनती है वो एक जो भी उसका समय नियुक्त हुआ है वो समय के ऊपर ही उनकी शुरुआत होगी। फिर प्रश्न आता है कि वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वो टेली होने का प्रश्न भी आता है। तो उसके लिए कौन कौन से वीवीपैट लिए जाते हैं उसका ड्रॉ होता है, और ड्रॉ के मुताबिक उसको गिनती में लिया जाता है, सभी को नहीं लिया जाता। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ना बोल दिए कि वो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो वो एक नहीं होता है। अभी पोस्टल बैलेट क्या होता है, तो पोस्टल बैलेट को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में पीवी बोला जाता है, जो मतलब डाक से मतलब डाक के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है, यानी कि ईमेल या जैसे हम व्हाट्सएप ये आदि जो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं, तो ऐसे भी पोस्टल बैलेट होते हैं। तो उसमें जो भी मतलब मतदार है वो पोस्टल बैलेट कौन कौन यूज करता है, तो वो जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं उस दिन जब भी मतदान होता है, तो उसमें जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, या फिर अन्य जो सरकारी नौकरियां थे, कर्मचारी है वो होते हैं, तो वो उनको ड्यूटी दी गई है तो वो अपना मतदान करने नहीं जा सकते। तो वो पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान अपना कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, जो बाहर नहीं निकल सकते जेल के बाहर, कारावास के बाहर। दूसरा जो सीनियर सिटीजन है या फिर ऐसे लोग जो दिव्यांग है, उनको पोस्टल बैलेट के द्वारा मत देने की सुविधा दी गई होती है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होता है वो इनको मिलता है। तो जो सेना में होते हैं, नौसेना में होते हैं, वायुसेना में होते हैं, या फिर पुलिस जो केंद्रीय पुलिस संगठन है जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आसाम राइफल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या फिर राज्य के जो पुलिस में कार्यरत है। फिर जो एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं, या उनका स्टाफ होता है जो विदेश में कार्यरत है, वो उनको सर्विस वोटर्स गिने जाते हैं, और वो ईटीपीबी यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट से अपना मतदान कर सकते हैं। अभी इनकी गिनती की क्या प्रोसीजर होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो पोस्टल बैलेट या ईटीपीबी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है, वो 15वें टेबल पर गिना जाता है, और उसमें वो टेबल जैसे मैंने पहले बताया वो आरओ का टेबल होता है। आरओ के टेबल पर ये गिनती होती है। आरओ अथवा तो जो भी नियुक्त असिस्टेंट आरओ है, वो पहले पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया मतलब वो क्राइटेरिया क्या है वो समझाएंगे, घोषित करेंगे, और फिर गिनती शुरू होगी। वो सब काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, उनके सामने ये प्रक्रिया समझाएंगे। 13C नाम का एक फॉर्म होता है, उसमें बी का पार्ट होता है। उसमें पीबी जो भी मतलब रिसीव हुए हैं डेडलाइन के अंदर अंदर, उनको एक के बाद एक खोला जाता है, और प्रत्येक कवर में दो दस्तावेजों का होना जरूरी है। एक तो डिक्लेरेशन, मतदार का डिक्लेरेशन होना चाहिए फॉर्म 13A में, और दूसरा कि एक अंदर का कवर होता है फॉर्म 30B में, वो एक कहा जाता है। तो उसमें बैलेट पेपर होता है जो वोटर मतदार ने उसमें मार्क किया होता है। तो ये दोनों होना आवश्यक है। पहले फिर से बताता हूँ, 13A फॉर्म होना चाहिए जो मतदार का अपना डिक्लेरेशन होता है। दूसरा फॉर्म 13B, उसमें ए पार्ट होता है वो जो जिसमें बैलेट पेपर होता है, जिसमें वोटर ने अपना मत दिया होता है। फिर बैलेट पेपर पोस्टर पेपर बैलेट है वो यदि उसमें कोई मतलब अमान्य नहीं होता है तो ही उनको गिनती में लिया जाता है। प्रत्येक अभ्यर्थी है उनको कितने पीबी और ये ईटीपीबी मिले हैं, वो एक रिजल्ट शीट में
लिखा जाता है और ये रिजल्ट शीट प्रिपेयर होती है आरओ के द्वारा। वो फॉर्म 20 होता है। फॉर्म 20 में आरओ है वो लिखते हैं कि प्रत्येक का जो अभ्यर्थी है उसको कितने पीबी मिले या ईटीपीबी मिले। फिर आता है कि जो भी मतदार है वो पोलिंग बूथ पर उन्होंने कितने मतदान किया वो वो पता उसमें नहीं चलेगा। तो अभी बात करते हैं कि पोस्टल बैलेट कब रिजेक्ट होता है। तो उसमें एक रिजेक्ट करने के लिए दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि ओपनिंग ऑफ कवर बी, ये कारण होता है। और उसमें एक होता है कि जो 13A फॉर्म मैंने बताया अभी कि वो अगर मिसिंग है, यानी कि वोटर ने डिक्लेरेशन है उसमें अपने हस्ताक्षर नहीं किए, अपनी साइन नहीं किए, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि उनको ड्यूली अटेस्टेड बाय कॉम्पिटेंट ऑफिसर और दूसरा सब्सटेंशियल डिफेक्टिव होता है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। यदि बैलेट पेपर का सीरियल नंबर डिक्लेरेशन में जो है वो यानी कि फॉर्म 13A का डिक्लेरेशन है उसमें बैलेट पेपर का जो सीरियल नंबर है वो यदि फॉर्म 13B में जो कवर ए में लिखा है उसके साथ मैच नहीं होता है तो भी इसको हम फिर एक ये भी होता है कारण कि जो फर्स्ट स्टेज में भी पास हो गया मन, यानी अर्थात कि 13A में और 13B में दोनों में सेम सीरियल नंबर है, लेकिन कोई भी तरीके से ये डिफेक्टिव हो गया तो वो डिफेक्टिव कैसे साबित होता है। जो यदि कोई मत ही नहीं दिया गया है तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। यदि एक के उपरांत मतलब कि अनेक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया हो, यानी किसी को ए भी पसंद है, किसी को बी भी पसंद है, किसी को सी भी पसंद है, तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। और यदि जो बैलेट पेपर है वो ओरिजिनल उनको जो भी दिया जाता है आरओ के द्वारा वैसा नहीं है तो भी उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। यदि बैलेट पेपर है वो उसको डैमेज हुआ है, कोई क्षति पहुंची है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ की गई है, म्यूटिलेटेड किया गया है, तो उसको अघोषित साबित किया जाएगा, अमान्य घोषित किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि यदि बैलेट है वो कवर बी में नहीं डाला गया है तो भी उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। फिर बैलेट पेपर में यदि मार्क जो किया गया है वो क्रिस्टल क्लियर फैशन में नहीं है, मतलब उसकी जो वो है वो एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तो भी उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि उसमें कुछ ऐसा मार्किंग है या फिर ऐसी कुछ लिखावट है जिससे मतदार है वो उसकी पहचान हो सकती है तो भी उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है। ऐसा चुनाव आयोग की जो काउंटिंग एजेंट के लिए पुस्तिका है उसमें पृष्ठ क्रमांक 7 से लेकर 10 तक उसमें ये जानकारियां दी गई है। अभी पोस्टल बैलेट है वो कब उसकी पुनः गिनती होगी उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोस्टल बैलेट की पुनः गिनती की भी मांग होती है या फिर अपने आप ही चुनाव आयोग उसको कहने को करने को कह सकते हैं। तो ऐसे केस में जब विक्ट्री का मार्जिन है यानी लीड है वो पोस्टल बैलेट जिसको रिजेक्ट किया गया है उससे कम हो तो फिर उनको फिर से गिनती में लाया जा सकता है कि भाई हमने रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन फिर से देखना पड़ेगा कि क्या सही में ये रिजेक्ट होने के पात्र है। दूसरी बात ये है कि आरओ है वो पर्सनली वो सुनिश्चित करेंगे कि जो पीबी या तो ईटीपीबी का रिजेक्ट करने का जो निर्णय है वो यथार्थ में सही है कि नहीं है। यदि रिजेक्ट किया हुआ पोस्टल बैलेट है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट है वो
पुनः देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो तो अमान्य नहीं था, मान्य है, तो फिर वो जो मत होता है वो कैंडिडेट के, जो भी जिसको भी कैंडिडेट मिला है मत, उसकी गिनती में लाया जाएगा। लेकिन जो पुनः गिनती होती है, पुनः उसकी जांच होती है, वो काउंटिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होनी चाहिए। यानी यह सुनिश्चित किया जाता है कि काउंटिंग एजेंट उस समय उपस्थित हो। तो ये यहाँ पर भी कोई गड़बड़ होने की संभावना मुझे नहीं लगती कि हो सकती है। और यदि कोई बैलेट है वो रिजेक्ट किया गया है, उसको फिर से इंक्लूड कर रहे हैं, तो काउंटिंग एजेंट है वो उसके विरुद्ध अपना मत, उसका ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये पुनः उसको गिनती में नहीं लाना चाहिए, उसको उसके मत को नहीं गिनना चाहिए क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है। फिर ऑब्जर्वर और आरओ है वो जो सच जो रीवेरिफिकेशन है, उसकी जो मतलब उसमें जो भी पाया गया है वो जानकारी है, वो रिजल्ट फाइनलाइज करने से पहले लिखेंगे। तो उसके लिए ये बात है। फिर ये बात होती है कि ईवीएम और वीवीपैट, ये जो कॉम्बो है, वो उसमें कौन सा पार्ट है वो काउंटिंग हॉल में लाया जाता है। आप जानते हैं कि हम मतदान करने जाते हैं तो ईवीएम होता है, वीवीपैट होता है, तो उसमें से कौन सा पार्ट होता है वो काउंटिंग हॉल में लाया जाता है। तो पहले तो ये जान ले कि ईवीएम में तीन पार्ट होते हैं। एक तो बैलेट यूनिट, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बीयू कहते हैं। फिर सीयू होता है जो कंट्रोल यूनिट होता है। बीयू मतदार के पास होता है, जो भी वो छोटी सी एक स्क्वायर जैसा बनाया गया होता है, जो गोपनीयता रहती है जहां पर हम मतदान करते हैं, वो बीयू होता है। और कंट्रोल यूनिट है वो अधिकारी के पास होता है। फिर वीवीपैट यूनिट होता है, जो हम ईवीएम के बाजू में, जो बीयू के बाजू में एक यूनिट देखते हैं, जिसमें हम हमारा मत प्रेस करने के बाद देखते हैं कि कागज में भी वही मत निकलता है, तो वो वीवीपैट यूनिट कहा जाता है। काउंटिंग में ये पूरा का पूरा ईवीएम नहीं लाया जाता, उसमें जो भी कंट्रोल यूनिट है वो काउंटिंग हॉल में लाया जाता है। जो बैलेट यूनिट है वो उनको स्ट्रॉन्ग रूम में ही रखा जाता है। मतलब चुनाव समाप्त होने के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम में बीयू है वो वहीं पर रखे जाएंगे। सीयू और वीवीपैट ही लाए जाएंगे। और वीवीपैट में भी प्रत्येक जो विधानसभा मत क्षेत्र है उसमें से केवल पांच पांच मशीन ही लाए जाएंगे, तो पूरे के पूरे वीवीपैट नहीं लाए जाएंगे। और वो पांच कौन से होते हैं, जो ड्रॉ से निकल कर उनको रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है, उसको लाए जाते हैं। फिर जो दूसरे वीवीपैट है उसका क्या होता है, तो जाहिर है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग रूम में ही रखा जाता है। अभी प्रश्न आता है कि सीयू, उसको जो कंट्रोल यूनिट है ईवीएम का, वो कौन से टेबल पर जाएगा, वो कैसे निश्चित होता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि सीयू में जो मत है वो उसमें काउंटिंग होना है, वो पोस्टल बैलेट और ईटीपीबी उसके काउंटिंग के बाद ही शुरू होना है। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसके बाद ही ये 30 मिनट के बाद ही शुरू होता है। तो हम अब काउंटिंग कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, ईवीएम की। तो ईवीएम के सीयू को काउंटिंग हॉल में लाया जाता है, और पोलिंग स्टेशन नंबर और काउंटिंग टेबल का जो नंबर होता है जो दिया गया है, उसके क्रम अनुसार ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि यदि कॉन्स्टिट्यूंसी का पोलिंग स्टेशन एक है, तो उसको टेबल नंबर एक दिया गया है, तो पोलिंग स्टेशन का जो सीयू होता है, पहले नंबर के पोलिंग स्टेशन का सीयू, उसको पहले नंबर के टेबल पर रखा जाता है। इसी प्रकार जो भी 2 नंबर का पोलिंग स्टेशन है, तो उसके सीयू को टेबल नंबर 2 पर रखा जाएगा। इसी प्रकार सभी 14 सीयू है वो एक 14 एसएन जो भी दिया गया है उस टेबल पर रखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड पर के लिए जो काउंटिंग होगी, उसके लिए सीयू को काउंटिंग टेबल पर तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक प्रीवियस राउंड की सीयू की काउंटिंग
पूरी नहीं होती है। तो पहले एक बार 14 का सीयू की काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद ही, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर हो गई तो दूसरे पर दूसरे की चालू है तो भी पहले पर दूसरा सीयू ला दे, नहीं, ऐसा नहीं। एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा फिर ही दूसरा राउंड उसमें शुरू कर सकते हैं, तो 14 के 14 सीयू फिर दूसरे आएंगे। अभी जो नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग होती है उसके लिए सीयू को आरओ अथवा तो असिस्टेंट आरओ उसकी वर्बल क्लियरेंस मिलने के बाद ही उसको लाया जाएगा। और काउंटिंग जब का पहला जो भी राउंड था उसके रिजल्ट को आपको वहां पर जो भी श्वेत पट होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, या अश्वेत पट होता है, श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, या फिर टीवी सेट होता है, उसमें डिस्प्ले होगा। मतलब ये पहला राउंड है तो पहले राउंड का काउंटिंग हो चुका है और फला फला उम्मीदवार को इतने मत मिले हैं, वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ही दूसरा राउंड का काउंटिंग शुरू हो सकता है। काउंटिंग का ऐसा नहीं है कि इतने राउंड हो गए, इतने राउंड हो गए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब भी जितना भी रिक्वायर है, जितने भी मतलब पोलिंग स्टेशन है, तो उसके हिसाब से वो काउंटिंग होगा। काउंटिंग हॉल में जो भी सीयू लाया जाएगा उसके साथ फॉर्म 70C की कॉपी होती है। तो उसमें लिखा होता है कि कितने लोगों ने मतदान अपना मत डाला है। तो फिर ये एक भी जानकारी होना जरूरी है। अभी काउंटिंग एजेंट है उनको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम अथवा तो पोस्टल बैलेट उसको हैंडल करने का अधिकार होता है कि नहीं होता है, काउंटिंग गिनती चल रही है तब। तो उसका उत्तर ये है कि नहीं होता है, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। वो केवल काउंटिंग प्रोसेस को एक काउंटिंग टेबल है, उसके बाद एक बैरिकेड है, और बैरिकेड के बाद वो बैठे हुए हैं। और वो बैरिकेड मतलब ऐसा पारदर्शक होता है, एक जाली वाली जाली होती है, उसमें से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि क्या हो रहा है। तो उसमें से वो देख सकते हैं। आरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो काउंटिंग एजेंट को स्पष्ट रूप से बैरिकेड के बाहर से दिखनी चाहिए। तो ये एक काउंटिंग आरओ की जिम्मेदारी होती है। और काउंटिंग एजेंट को ईवीएम को छूने की, पोस्टल बैलेट को छूने की कोई परमिशन नहीं है, वो सिर्फ देख सकते हैं। उसमें कुछ गड़बड़ हो तो कह सकते हैं। अभी जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो उस समय काउंटिंग एजेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब कंट्रोल यूनिट यानी कि ईवीएम का कंट्रोल यूनिट काउंटिंग हॉल में आता है तो वो एक केस में आएगा, यानी कि एक बैग में आएगा। तो सभी ऐसी जो कंट्रोल यूनिट है उसको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है, एक अद्वितीय आईडी नंबर, पहचान नंबर दिया जाता है। तो जो भी काउंटिंग ऑफिसर है, चुनावी अधिकारी है, मत गिनती वाले, उनको जो भी फॉर्म 70C में यूनिक आईडी नंबर लिखा होता है, वो नंबर इस केस में है कि नहीं, केस मतलब बैग में है कि नहीं, सीयू के साथ लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये दोनों का मिलान होना बहुत ही आवश्यक है। फिर होता है कि सील, तो उस पर सील लगा होता है, जो भी ब्रीफकेस जैसी बैग है उस पर एक सील लगा होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसने इलेक्शन समाप्त होने के बाद, पोलिंग समाप्त होने के बाद उसको सील लगाया होता है। तो वो सील इंटेक है कि नहीं है, वो टूटा हुआ नहीं है ना, वो भी दिखना चाहिए। फिर होता है कि सीयू जो कंट्रोल यूनिट है, यदि जो सील है वो इंटेक्ट नहीं पाया जाता है तो उसको सीयू को हम नकार नहीं सकते। यदि नेक्स्ट स्टेज में वो एक सुनिश्चित हो जाए कि जो सीयू है उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। तो एक बात ये भी होगी कि सील यदि टूटा हुआ है लेकिन सीयू के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, ऐसा साबित हो जाता है, तो उस सीयू को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।
दूसरा स्टेज होता है, उसमें काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो एग्जामिन करेंगे, वो जांच करेंगे, वो देखेंगे कि सील है वो पूरी जैसे की तैसी है, उसको तोड़ा नहीं गया है। कैंडिडेट सेटिंग ईवीएम और वीवीपैट के कॉम्बो में होगी, तो जैसे कि पोलिंग प्रिपरेशन में होती है। फिर आरओ वो है, वो एक एड्रेस टैग और उसमें सील होता है, और उसमें कैंडिडेट सीट बटन होता है, वो एक फिक्स करते हैं। जब मतदान होता है तो उस दिन पूरे प्रत्येक मतदान केंद्र में एक सुबह सुबह एक मॉक पोल होता है, यानी कि एक व्यायाम होता है कि जिसके कारण सभी कैंडिडेट के, सभी पोलिंग एजेंट को सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें ईवीएम में या तो वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो पूरा काम कर रहा है। तो उस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील लगाते हैं रिजल्ट के बटन ऊपर, और उस सील पर पोलिंग एजेंट की साइन होती है। और काउंटिंग एजेंट वो सुनिश्चित करते हैं कि ये जो सील होता है वो इंटेक हो, और उसमें जो भी सिग्नेचर है पोलिंग एजेंट की वो एक दिखती हो। काउंटिंग एजेंट को जब संतोष हो जाए कि सील है वो उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुई है, और दूसरा सीयू के साथ भी कुछ छेड़खानी नहीं हुई है, पेपर में जो डिटेल्स दी गई है और वो भी फॉर्म 70C के साथ मैच हो रही है, पोलिंग एजेंट की जो साइन है वो भी बराबर है, तो उसके वो भी एक उनको एक संतोष करने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि गड़बड़ी की कोई संभावना हमको नहीं दिखती। ये सारी प्रक्रिया होती है और उसमें बराबर होती है, तो ऐसी कोई संभावना, यानी आप सोचिए कि कितनी एक स्टेप बाय स्टेप इतनी डिटेल में सब निर्धारित किया गया है। फिर काउंटिंग एजेंट होता है, उनको फॉर्म 70C अपने साथ लाने की अनुमति होती है, वो काउंटिंग हॉल में वो ला सकते हैं। तो कैंडिडेट के लिए ये महत्वपूर्ण है, या फिर उनके जो इलेक्शन एजेंट है वो काउंटिंग एजेंट को प्रत्येक काउंटिंग टेबल के लिए फॉर्म 70C सप्लाई करे। तो ये एक बहुत ही आवश्यक है, ये जिम्मेदारी होती है वो कैंडिडेट की या उनके इलेक्शन एजेंट की होती है। ये सब होता है, फिर ही काउंटिंग एजेंट है वो यूनिक आईडी नंबर है, और टैग में जो सीरियल नंबर है, सीयू के साथ जो टैग लगा हुआ है वो उसमें जो सीरियल नंबर है वो मैच करेंगे और देखेंगे। तो और उनको ये दिखाना भी जरूरी होता है। यदि सीयू के ऊपर जो यूनिक आईडी नंबर है वो फॉर्म 70C में दिया गया नंबर के साथ मैच नहीं होता है, या फिर सील है वो टूटी हुई है, तो फिर काउंटिंग एजेंट है वो उस सीयू को मत गिनती में लाने के निर्णय को उसके सामने प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, उसके सामने ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। काउंटिंग ऑफिशियल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि यदि सील है वो ठीक से नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको एक बाजू रख दे सीयू को, और आरओ जो होता है उसकी जानकारी में ये बात तुरंत लाए। यानी जो भी एक एक टेबल पर काउंटिंग ऑफिशियल होता है उसको तुरंत ही जाकर 15वें टेबल पर जो भी आरओ है उसको ये बताना होगा कि इस नंबर की, टेबल नंबर की सीयू है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो अभी इसकी हमको मत गिनती नहीं करनी चाहिए। तो आरओ है अब क्या करेगा, आरओ है वो सुनिश्चित करेगा कि सीरियल नंबर है दोनों की, मतलब फॉर्म 70C और सीयू में जो टैग लगा हुआ है उस दोनों में यदि मिसमैच है तो वो कई बार क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक या लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्लेरिकल एरर बोल सकते हैं कि जो भी कर्मचारी है उसकी गलती हो सकती है। तो क्या ये केवल क्लेरिकल गलती तो नहीं है, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मशीन को ही रिप्लेस किया गया, या फिर उसके सील के साथ ही कुछ गड़बड़ की गई है। तो ये तीनों बातें वो जांच करेंगे।
यदि आरओ को लगता है कि सीयू के साथ कुछ गड़बड़ हुई है उस तो वो है वो उसको गिनती में नहीं लाएंगे, उसको एक बाजू रख देंगे और उसमें जो मत है वो गिनती में नहीं लाए जाएंगे। फिर आरओ है वो ये बात किसको बताएंगे? चुनाव आयोग को, और उससे पूछेंगे कि अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। फिर आते हैं कि दूसरे जो सीयू है उसमें जो मत रिकॉर्ड हो चुके हैं तो उसकी काउंटिंग है, वो इसके साथ चालू रखी जा सकती है कि नहीं चालू रखी जा सकती? तो हाँ, वो चालू रखी जा सकती है, लेकिन उसमें भी यही क्राइटेरिया लागू होता है, मतलब कि जो उसमें टैग में नंबर लिखा होता है, फॉर्म 70C में नंबर लिखा होता है, वो दोनों मैच हो रहे हैं, सील मैच हो रही है कि मतलब सील इंटेक है कि नहीं है। तो ये सारी क्राइटेरिया यदि सही है तो फिर एक सीयू या तो जितने भी सीयू में मत गिनती नहीं हो सकती, उसके अलावा जो भी सही क्राइटेरिया वाले सीयू है उसकी गिनती चालू रखी जा सकती है या चालू कर सकते हैं। फिर दूसरे क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बाबत है जो उनको सीयू के संदर्भ में कि देखनी चाहिए कि उनके साथ टेम्परिंग नहीं हुई है। तो सीयू के जो यूनिक आईडी नंबर है वो एक बार निश्चित हो गया कि यहाँ ये सही है, फिर सील का भी हो गया कि वो भी सही है। फिर काउंटिंग सुपरवाइजर है वो सीयू को काउंटिंग एजेंट्स को दिखाएंगे कि वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। फिर काउंटिंग सुपरवाइजर है वो उसका पावर बटन ऑन करेंगे जो रियर कंपार्टमेंट में होता है। तो पावर बटन ऑन करने के साथ ही सीयू की जो डिस्प्ले पैनल में एक लैंप होता है वो ग्रीन उसमें से लाइट दिखाई देगी, तो मतलब कि वो चालू हो गया है। फिर टोटल नाम का जो बटन होता है उसको दबाया जाएगा। तो उसमें से क्या बात चेक होगी? उसमें से ये बात चेक होगी कि सीयू में जो मत रिकॉर्ड हुए, तो कितने मत रिकॉर्ड हुए। तो जितने भी मत उसमें रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब जितने भी मतदारों ने उसमें मत डाले होंगे, वो डिस्प्ले पैनल में आएगी। और उसको वेरीफाई करना होता है फॉर्म 70C में, जो उस दिन पोलिंग स्टेशन पर जो भी अधिकारी होगा उसने भरा होगा कि आज इसमें इतने मत डाले गए हैं। फिर क्या होता है, डिस्प्ले पैनल है वो ये भी बताएगा कि मतदान की तारीख, जो भी तारीख होती है, जैसे गुजरात के संदर्भ में बात करें तो 7 मई की तारीख थी, तो 7 मई 2024 को मतदान शुरू, तो शुरू कितने बजे हुआ? 7 बजे शुरू हुआ, और अंत कितने बजे हुआ? 6 बजे। तो शुरू होने का पहले तो तारीख, महीना और वर्ष, फिर समय, और फिर शुरू होने का समय, मतदान शुरू होने का समय और अंत होने का समय, ये सारी बातें उसमें लिखी होगी। तो ये जो बात है वो रिस्पेक्टिव डेट एंड टाइम मेंशन इन मॉक पोल सर्टिफिकेट, जो भी उस दिन सुबह में मॉक पोल सर्टिफिकेट दिया होगा कि ये ईवीएम सही काम कर रही है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, तो उसमें भी तारीख लिखी होगी ना। तो उसमें जो तारीख लिखी है उसमें जो समय लिखा हुआ था उसके साथ मैच होता है कि नहीं होता है। तो एक्चुअल वो एक वो भी कंपैरिजन होती है। तो आप सोचिए कि कितनी एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि आप हर प्रक्रिया में हर एक बात पे आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो इसमें कहाँ गड़बड़ होने की संभावना होती है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित होता है कि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ होने की ज्यादातर संभावना नहीं है। अभी पोल के रिगार्डिंग जो टाइम होता है कि कब उसका समापन हुआ, मतलब कि सभी मतदारों ने अपना मत डाल दिया और जो भी निर्धारित समय था समाप्त होने का, तो उसके बाद तो वो भी एक लिखा होता है, तो वो डेटा है वो। अभी देखिए कि तीसरी एक जगह भी है जहां पर वो लिखा जाता है, वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी। मतलब वो मॉक पोल सर्टिफिकेट में भी लिखा जाता है, फिर ये फॉर्म में भी लिखा जाता है 70C में, और उस मशीन में भी दिखाया जाता है। और चौथी बात होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रमुख अधिकारी होता है, उसकी डायरी में भी
उसको नोट किया गया होता है। तो ये बात भी हो गई। फिर काउंटिंग एजेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी मतलब ये सारी प्रक्रिया है वो बराबर हुई है कि नहीं हुई है। अभी सीयू में से कैसे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होंगे, उसमें से कैसे पता चलेगा कि कितने मत है, कौन कौन से उम्मीदवार को मिले हैं। तो पहले तो ये साबित कर एक सुनिश्चित कर लिया कि सीयू है, हाँ वही है, जिस 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 दिन पोलिंग हुआ था उस दिन जो सीयू थी वही सीयू है। तो वो एक आप उसके लिए 3 मैंने बताया कि यूनिक आईडी नंबर है, फिर मॉक पोल सर्टिफिकेट है, और सील है। तो वो सारी यदि हो गई तो फिर उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है ऐसा साबित हो गया। फिर काउंटिंग सुपरवाइजर है वो सीयू में जो टोटल बटन है उसको दबाएगा, ये तो दबाएगी। फिर उसमें मत के जो टोटल नंबर है वो पैनल पर डिस्प्ले होंगे। तो वो भी यहाँ पर भी एक सावचेती रखी गई है कि ये जो टोटल नंबर है वो फॉर्म 70C, मतलब कि जिस दिन मतदान हुआ था और फॉर्म 70C में लिखा गया था कि इतने टोटल मत है वो डाले गए, कुल मत डाले गए, तो उसके साथ ये मैच होना चाहिए कि टोटल नंबर मैच हो रहे। तो यहाँ पर भी एक क्रॉस चेक रखा गया है, चेक। फिर ये यदि ये नहीं होता है तो फिर उस सीयू को भी एक बाजू रखा जाएगा और उसके मत को गिनती में नहीं लाए जाएंगे। उसके जगह पर वीवीपैट स्लिप होती है सीयू के साथ जो कनेक्ट होती है उसको गिनती में लाए जाएंगे। यदि सीयू का पूरा मतलब ये सब अच्छी तरह से हो गया, क्रॉस चेक हो गया, टोटल भी क्रॉस चेक हो गया, तो फिर काउंटिंग सुपरवाइजर है वो ग्रीन पेपर सील जो रिजल्ट बटन के साथ एफिक्स होता है उसके साथ लगा हुआ होता है, तो उसको रिजल्ट बटन को दबाएगा। तो उस दबाने के कारण, वो बटन दबाने के कारण कैंडिडेट वाइज रिजल्ट है वो उसी क्रम में दिखने शुरू हो जाएंगे जिस क्रम में वहां पर बैलेट यूनिट में होंगे। तो मतलब कि यदि पहला क्रमांक है वो कांग्रेस का है, फिर बीजेपी का है, फिर सपा का है, या फिर आरजेडी का है, तो जो भी वहां पर क्रम हो रहा होगा वही क्रम यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में भी आपको उसी क्रम में आपको दिखने को मिलेगा। तो वो एक बात हो गई कि इसमें रिजल्ट क्या है वो पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितना क्रम मिला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर नाम और उसके सिंबल डिस्प्ले नहीं होंगे, केवल नंबर ही डिस्प्ले होंगे। यानी पहला नंबर यदि कांग्रेस के उम्मीदवार का वहां पर रहा है तो बैलेट यूनिट में तो चूंकि वहां पर मतदार मत डालने जाता है, तो उसके लिए तो ये बताना जरूरी है कि पहला नंबर, फिर नाम, तो जो भी नाम है, फिर उसका सिंबल, तो वो तो सब वहां पर दिखता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट में तो सिर्फ वो नंबर ही दिखाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर है वो किस कैंडिडेट के साथ, यानी किस पार्टी के कैंडिडेट के साथ जुड़ा हुआ है और किसको कितना मत मिला है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि काउंटिंग एजेंट होता है, जो भी मतलब कैंडिडेट का एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट, उसको बैलेट यूनिट में जो भी था नंबर जिस सीरियल में, तो उस सीरियल पूरे के पूरे जो थे नाम और उसके सिंबल, उसको मेमोराइज करना होता है, यानी कि अपने दिमाग में उसको याद करना होता है। तो मतलब कि पहला नंबर था वो मेरे दल का था, दूसरा नंबर है वो बीजेपी का था, तीसरा है वो राष्ट्रीय जनता दल या निर्दलीय था, चौथा नंबर है। तो उसको या वो फिर उसमें अपनी नोटबुक या तो पेपर में भी लिख के रख सकते हैं। फिर सीयू में जो रिकॉर्डेड जो भी ये निकल के आया, तो उसकी एक नोट वो बना सकते कि किस उम्मीदवार को, एक नंबर के उम्मीदवार को इतने मिले, दूसरे नंबर के उम्मीदवार को इतने मिले। तो ये फॉर्म 70C के पार्ट 2 में लिखा जाता है। और काउंटिंग सुपरवाइजर होता है वो इस फॉर्म के पार्ट 2, यानी फॉर्म 70C के पार्ट 2 पर सभी काउंटिंग एजेंट होते हैं उसकी
एक सिग्नेचर लेंगे और वो सिग्नेचर के ऊपर लिखा होगा कि वी हैव वेरीफाई दैट सीयू नंबर सो एंड सो इज और आर द सेम विच वेर यूज इन द पोलिंग स्टेशन नंबर फला फला। तो मतलब कि एक नंबर के पोलिंग स्टेशन में जो भी सीयू यूज हुआ था, उसका उपयोग हुआ था, वही सीयू है, वो हम उसको प्रमाणित करते हैं। यानी काउंटिंग एजेंट फिर बाद में ये नहीं कह सकता है कि हमको ये पता नहीं था, ये तो फिर सीयू अलग था। अभी यदि आवश्यकता होगी तो रिजल्ट बटन है उसको दोबारा प्रेस किया जा सकता है, जिससे काउंटिंग एजेंट है उन्होंने यदि परिणाम नहीं लिखा है तो वो फिर से अपना परिणाम लिख सकते हैं, या तो छूट गया है तो वो फिर से लिख सकते हैं। तो इसके लिए दूसरी बार भी रिजल्ट बटन दबाया जा सकता है। यदि रिजल्ट है वो काउंटिंग एजेंट है उसने नोट कर लिए, तो फिर रिजल्ट सेक्शन का जो कवर होता है उसको ढक दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। फिर सीयू को स्विच ऑफ कर देंगे और फिर जो भी बैग में लाए थे उसी बैग में वापस उसको रख देंगे, और फिर वो काउंटिंग हॉल से उसको हटा दिया जाता है, और दूसरा जो सीयू की काउंटिंग बाकी है वो काउंटिंग जो सीयू है उसको लाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आरओ की वर्बल इंस्ट्रक्शन भी जरूरी है। यदि काउंटिंग के समय, मत गिनती के समय सीयू रिजल्ट नहीं दर्शाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो चुनाव आयोग का जो भी पुस्तक है, पुस्तिका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, उसमें ये कहा गया है कि जो यदि सीयू है वो रिजल्ट नहीं दर्शाता है तो उसका पावर पैक, उसको नए पावर पैक से रिप्लेस किया जाएगा। तो उसके बाद अभी यदि रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है तो उसको फिर से वापस वही बैग में रखा जाएगा कैरिंग केस में, और उसको आरओ को सौंप दिया जाएगा। फिर उसके साथ जो भी वीवीपैट यूनिट है उसको लाया जाएगा काउंटिंग हॉल में, और काउंटिंग के सभी राउंड समाप्त होने के बाद वीवीपैट है उसकी काउंटिंग होगी। यदि मॉकपोल डेटा है वो सीयू में से डिलीट नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि मॉकपोल में जो भी मतलब मतदान किया गया है ये जानने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको तो हटा देना चाहिए, उसमें से डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन यदि मानव की हम सब मानव है तो बहुत सारी ऐसी संभावना होती है कि उसको नहीं डिलीट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक बात सोच कर रखी है कि यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। तो पहले तो ये कि सीयू के ऊपर जो भी टोटल नंबर है वो मैच होना चाहिए फॉर्म 70C में लिखा हो जो नंबर है उसके साथ। तो ये वहां पर पता चल जाएगा, क्योंकि मॉकपोल डेटा है, यदि इरेज नहीं हुआ है तो ये मैच नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना होगा? तो डेटा मिसमैच है, उस जो भी सीयू है उसके मत को गिनती में नहीं लाया जाएगा। ऐसे सीयू को एक तरफ रखा जाएगा और दूसरे सीयू की काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। यदि जो भी मतलब कैंडिडेट, पहला नंबर का कैंडिडेट और दूसरे नंबर पे कैंडिडेट है उसके बीच में अंतर है मत का, वो है वो उस दिन जो भी मतदान हुआ पोलिंग स्टेशन में टोटल जो भी मत पड़े उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर ऐसे सीयू जिसको एक साइड रखा गया था उसको यूज किया जाएगा। और उसके लिए फॉर्म 70C में ये सब दिखाना होता है। फिर रिजल्ट है वो ये मत को गिनती में लिए बगैर ही डिक्लेयर किए जाएंगे। यदि जो विनिंग मार्जिन है यानी मतों का अंतर है विजेता और दूसरे नंबर के अभ्यर्थी के बीच में, तो वो यदि पोलिंग स्टेशन पर पड़े मत से समान है या तो लेस है, कम है, तो वो सीयू को वीवीपैट स्लिप को काउंटिंग में लाया जाएगा और वो देखा जाएगा कि क्या होता है। यदि मॉकपेल वीवीपैट स्लिप है वो यदि उसको दूर नहीं किया गया है तो रिमेनिंग स्लिप है उसको जो भी है वो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के फेवर में
उसको गिनती में लाया जाएगा, और कैंडिडेट वाइज जो भी मत है वो उसको कैंडिडेट वाइज टोटल मत है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि उसकी उसको क्या बोलते हैं कि सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो गिनती उसमें से बाहर निकाला जाएगा। तो वीवीपैट स्लिप काउंट है उस सीयू की, उसको कैंडिडेट वाइज टैली जो अभी है मत की उसमें ऐड किया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट है वो कंपाइल किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। जो वीवीपैट स्लिप है उसकी काउंटिंग की क्या प्रक्रिया है, तो उसके लिए काउंटिंग हॉल में एक सेपरेट बूथ बनाया जाता है, एक अलग बूथ बनाया जाता है जहाँ पर वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है। और जब भी सभी सीयू में मत की गिनती हो चुकी हो तभी वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होगी। और उसमें कोई भी मतलब ये नहीं कि पहले राउंड की सीयू की काउंटिंग हो गई तो फिर वीवीपैट स्लिप की होगी, नहीं, ये सभी स्टेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद ही वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होगी। और वो जो काउंटिंग होगी वो स्ट्रिक्टली क्लोज सुपरविजन में होगी, किसकी, आरओ के। मतलब यहाँ पर जो भी कुछ होगा, जो भी वर्बल इंस्ट्रक्शन होगी या फिर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी सूचना तुरंत किसको देनी होगी, आरओ को। तो ये वीवीपैट स्लिप के लिए भी आरओ को ही बुलाया जाएगा, और उसकी उपस्थिति में ही ये काउंटिंग वीवीपैट स्लिप की होगी, और उसमें ऑब्जर्वर भी हाजिर रहेंगे, और काउंटिंग एजेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरे काउंटिंग ऑफिशियल या काउंटिंग एजेंट है उनको वहां पर रहने दिया नहीं जाएगा। पोलिंग स्टेशन की जो वीवीपैट स्लिप है जिसके लिए सीयू ने रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा दिखाया था, तो पहले उसकी काउंटिंग उसकी काउंटिंग शुरू होगी। फिर जो भी पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप है जिसके लिए सीयू में जो मॉक पोल डेटा थे वो क्लियर नहीं किया गया था, उसको डिलीट नहीं किया गया था, और जो जीत का अंतर है वो टोटल मत से समान है या तो फिर उसके कम है, तो उसको भी वीवीपैट स्लिप उसकी गिनती में लाई जाएगी। फिर जहां पर अभ्यर्थी यानी उम्मीदवार है वो डिमांड करता है कि वीवीपैट स्लिप काउंट किया जाए, तो अंडर रूल 56D उसके अंतर्गत वो सच ऐसी स्लिप की काउंटिंग होगी। लेकिन इसके लिए आरओ को एक इसकी अनुमति देनी होगी, तो इसकी अनुमति के बगैर उसके सिवाय नहीं हो सकता है। अंत में ये कहेंगे कि जो भी 5 रेंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट स्लिप है, यूनिट है, वीवीपैट यूनिट है, स्लिप नहीं तो स्लिप 5 तो हो ही नहीं सकती, उसमें तो बहुत सारे होंगे। लेकिन जो यूनिट 5 है उसकी प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा मत विस्तार, उसके लिए मैंडेटरी वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। अभी ये 56D की हमने बात की, 56D क्या होता है, वो नियम क्या है। 56D के नियम जो एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, अर्थात चुनाव आयोजित करने के नियम 1961 में बनाए गए थे, उसमें समयांतर सुधार भी हुए हैं। तो उसके जो उसका नियम है 56D, उसके अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी है वो आरओ से वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको आवेदन करना होगा। और आरओ है वो कभी उसको अनुमति देंगे, वो वर्बली ही देंगे। तो उसके लिए क्या उसके पास क्राइटेरिया है। तो पहली क्राइटेरिया तो ये है कि पोलिंग स्टेशन पर जो भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, कुल मत है, वो मत के जो अंतर है जीत का उससे ज्यादा है कि कम है, वो एक देखना होता है। और कैंडिडेट है उस उन्होंने जो भी मतलब आवेदन किया है तो उसका और जीतने वाले का दोनों का देखना होता है। बहुत स्वाभाविक बात है कि जीतने वाला तो उम्मीदवार
ये नहीं करेगा, जो हारने वाला होगा यही डिमांड करेगा कि वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग हो। और ईवीएम और वीवीपैट उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। और पोलिंग स्टेशन में कई बार क्या होता है कि जब भी मतदान चालू होता है तो उस दौरान ईवीएम है वो गड़बड़ हो जाती है, मतलब कि कुछ खामी हो जाती है, तो उसको दूसरे ईवीएम से रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पर दूसरे ईवीएम रख देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था उस दिन, तो ये भी देखा जाएगा। और यदि है तो उसकी अनुमति आरओ देते हैं। फिर आएगा कि वीवीपैट यूनिट उसमें से स्लिप प्रिंट नहीं हो रही थी, ऐसी कोई फरियाद है, या फिर मतदार ने अंडर रूल 49A के अंतर्गत ऐसी फरियाद करी है कि स्लिप प्रिंट नहीं हुई थी, उसने जो मत दिया तो उसको पता ही नहीं चला कि किसके के लिए उसने मत डाला, उसकी प्रिंट निकली ही नहीं, तो उसने फरियाद की थी क्या। तो ये भी एक देखना होता है। फिर जो सीयू में कैंडिडेट की टैली है वो और वीवीपैट स्लिप काउंट में जो कैंडिडेट टैली है वो मैच होती है कि नहीं होती, यदि विसंगतता है तो वो भी देखनी होती है। और उसमें फिर वीवीपैट स्लिप में जो काउंट है वो गिनती में लाया जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर करने के पर्पस के लिए। अभी ये बात होती है कि वीवीपैट यूनिट्स कौन कौन से पसंद किए जाएंगे, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि सारे के सारे तो नहीं पसंद किए जाते, सिर्फ 5 ही किए जाते हैं। तो आरओ है वो पोलिंग स्टेशन पसंद करते हैं कि किस किस पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट यूनिट को मैंडेटरी वेरिफिकेशन के लिए लाया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो भी उम्मीदवार होता है या फिर उसके काउंटिंग एजेंट होता है और जनरल ऑब्जर्वर उस महत्व विस्तार के लिए जो भी जनरल ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है, तो ये सबकी उपस्थिति में ड्रॉ होता है। मतलब एक चिट्ठियां डाली जाती है और उसमें से निकाले जाते हैं, तो उसमें से वीवीपैट यूनिट की पसंदगी होती है। पोस्ट कार्ड साइज की पहले से प्रिंट किए हुए और एक सफेद रंग के पेपर कार्ड होते हैं, उसमें असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, सेगमेंट नंबर और दूसरा मतदान का दिवस, नाम, ये सब, और मतदान स्टेशन का नंबर, ये सब प्रिंट होता है कार्ड के सेंटर में। तो वो ड्रॉ के लिए वो रखे जाते हैं ऐसे कार्ड, और उसमें से ड्रॉ करके पसंद किए जाते हैं। फिर उठाया गया उसमें कार्ड, तो वो कार्ड है वो कैंडिडेट को या उनके जो काउंटिंग एजेंट है वो उसको दिखाए जाएंगे कि ये पसंद हुआ है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो ये भी एक बात यहाँ पर हुई होती है। फिर आरओ है वो कार्ड को पिक करता है और उसके जो वीवीपैट यूनिट होते हैं उसको काउंटिंग बूथ के उस दिन लाया जाता है। अभी प्रश्न ये होता है कि वीवीपैट स्लिप है वो कैंडिडेट वाइज वोट्स काउंट जो रिकॉर्ड हुए थे सीयू उसके साथ मैच नहीं होती है, तो क्या होता है। तो एक तो ये कि वीवीपैट काउंट की जो टैली है वो सीयू में रिकॉर्डेड वोट है उसके साथ मैच नहीं होती है, या तो फिर वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग के 2 राउंड हो चुके हैं, उसमें आइडेंटिकल मतलब एक समान कुल मत निकलते हैं प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में। तो इस ऐसी स्थिति में वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होना आवश्यक है। और फाइनल रिजल्ट कैसे कंपाइल होते हैं, तो उसके लिए जो भी काउंटिंग सुपरवाइजर होता है वो प्रत्येक काउंटिंग सुपरवाइजर कैंडिडेट के मतलब 2 कॉपियां तैयार करेगा कैंडिडेट वाइज रिजल्ट की। एक तो प्रत्येक सीयू में से जो भी रिजल्ट निकला है वो फॉर्म 70C के पार्ट 2 में कार्बन पेपर रखकर उसकी 2 कॉपियां तैयार होगी। जो ओरिजिनल होता है वो आरओ को, अथवा तो वो नहीं है तो एआरओ को दिया जाएगा। और कार्बन कॉपी होती है उसको काउंटिंग एजेंट, जो भी उस टेबल पर काउंटिंग एजेंट है, उसको दिया जाएगा। फिर आरओ है वो काउंटिंग कॉपी ऑफ रिजल्ट शीट
रिजल्ट शीट की कॉपी है काउंट कैंडिडेट और अथवा तो काउंटिंग एजेंट को दिखाएंगे, और कि भाई आप देख लो यही है ना, तुम्हारे पास भी यही है ना। तो वो एक यहाँ पर भी एक क्रॉस चेक होता है, दोनों पक्ष की ओर से मैच होता है। तो वहां पर एक राउंड का रिजल्ट है वो इस तरह से डिक्लेयर होता है। आप सोचिए कि कितनी जटिल प्रक्रिया है, कितनी एक एक सूक्ष्म बात का ध्यान रखा गया है। फिर आरओ है वो एक दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, और अपने से ऊपर जो भी मतलब ऑफिसर है जिसको ये टास्क दिया गया है कि उस फाइनल रिजल्ट कंपाइल करे। मतलब कि एक जो है 14 टेबल रखे गए हैं, और उसमें जितने भी काउंटिंग हुए हैं उसका एक आरओ होता है। तो वो ऐसे बहुत सारे आरओ के ऊपर भी एक ऑफिसर जो फाइनल रिजल्ट उस मत क्षेत्र के डिसाइड करेंगे, लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, उसको इसकी माहिती जनता को मीडिया के द्वारा देंगे। तो वो जो फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं उस ऑफिसर को ये सारा डॉक्यूमेंट लिखित रूप में देंगे। ऐसा नहीं कि वर्बली या मोबाइल में या कंप्यूटर में, ऐसा नहीं, ये सब लिखा हुआ होता है। और फिर फॉर्म 20 नंबर का फॉर्म होता है, उसमें फाइनल रिजल्ट है वो लिखा जाता है। और जो भी मतलब ये ऑफिसर है जिसने ये पीबी मतलब पोस्टल बैलेट, ईटीपीबी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, वो भी सारा सीयू में जो गिना गया है वो, तो उसमें सब लिखा होता है कि ये कितना कितना ये लिखा गया है, और उसके ऊपर काउंटिंग एजेंट की भी हस्ताक्षर होते हैं। तो अभी ये सारी कितनी प्रक्रिया होगी और फिर फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। अभी ऐसा प्रश्न आता है कि क्या उम्मीदवार है वो मत है उसकी रिकाउंट करने का, मतलब फिर से आप गिनिए, ये मुझे विश्वास नहीं है, ये जो भी आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये फिर से गिनिए। तो उसके लिए क्या वो मांग कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम और वीवीपैट कॉम्बो जो है, दोनों की जोड़ी है, उसमें प्रत्येक मत जो रिकॉर्डेड हुआ है वो वैलिड वोट है। तो फिर उसकी रिकाउंटिंग कोई भी उस स्थिति में नहीं होनी चाहिए। पेपर बैलेट में जब भी था तो उसमें एक होता था कि वोट की वैलिडिटी है वो दूसरी बार सुनिश्चित करनी होती थी, लेकिन इसमें ऐसी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन रूल नंबर 63 ये कहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार है वो अपना वोट्स जो है उसको दोबारा गिनती करने का एक उसके पास अधिकार है कि ऐसी मांग वो कर सकते हैं। और आरओ है वो कैंडिडेट वाइज टैली जो भी मत की है वो फाइनल रिजल्ट में फॉर्म 20 में दिखाएंगे। और ऐसी जो भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, आरओ ने कर दी है कि फाइनल रिजल्ट ये है, तो फिर कैंडिडेट या उनकी अनुपस्थिति में जो भी उसने काउंटिंग एजेंट रखे हैं वो एक उसको यदि रिकाउंटिंग करवानी है तो वो क्या करेंगे, एक रिटर्न में एप्लीकेशन में लिख के देंगे कि हमको सारे के सारे अथवा तो किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन के जो भी मत है उसकी रिकाउंट करनी है। तो ऐसी एप्लीकेशन है, उसमें आपको आधार लिखना होगा कि किस आधार पर आप ये मांग कर रहे हैं कि तो फिर रिकाउंट का कैसे आरओ निश्चय करेंगे कि ये रिकाउंट की बात है वो सही है कि नहीं है। तो उसके पास यदि ऐसी एप्लीकेशन आती है और तो आरओ है वो एग्जैक्ट उसका समय और मिनट वो अनाउंस करेंगे कि इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अभी ये जो इसको स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना वो आरओ के अपनी बुद्धि पर, उसके बेस्ट जजमेंट पर, उसकी विवेक बुद्धि पर आधारित होता है। वो देखेंगे कि उसमें जो आधार दिया गया है वो केवल एक आरोप करने के लिए क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो भी मतलब हारा हुआ उम्मीदवार होता है वो जीते हुए उम्मीदवार को परिणाम स्वीकार नहीं करता है कई बार।
उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए आधार तो आपको लिखना पड़ेगा ना। आप ऐसे ही किसी आधार के बगैर, या फिर कोई ऐसा कॉन्क्रीट ग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं है, कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है, और आपने बहुत ही फालतू कुछ कारण लिख दिया, तो ऐसे कारण पर वो आरओ नहीं डिसाइड करेगा। वो देखेगा कि जो है मतलब पूरा एक कंक्रीट ग्राउंड होना चाहिए, तो फिर उसको देखते हुए आरओ अपनी बुद्धि से डिसाइड करेगा कि ये जो रिकाउंटिंग है वो पूरी की पूरी पार्शियली होनी चाहिए, मतलब कि जो भी एक पोलिंग स्टेशन के एक पोलिंग स्टेशन या दो पोलिंग स्टेशन उसकी होनी चाहिए, या फिर सभी के सभी पोलिंग स्टेशन के सभी मत फिर से गिनने चाहिए। और यदि ऐसी रिकाउंटिंग होती है तो फिर फाइनल रिजल्ट शीट है उसमें उसको सुधार करना पड़ेगा, यदि रिकाउंटिंग होती है तो। और फिर जो सुधारा हुआ फाइनल रिजल्ट है उसका जो पत्रक है यानी शीट है, उसको वो भरा जाएगा, उसमें साइन होगी, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर है वो अभी अभी कोई गुंजाइश नहीं है, अभी फाइनल ही रिजल्ट आएगा और वो अपना मत है परिणाम है वो डिसाइड अनाउंस करेंगे। तो आप देखिए कि कितनी हर एक जगह पर एक कोशिश की गई है कि कहीं कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति ना आए कि जो भी सभी उम्मीदवार है उसको निष्पक्ष, मतलब ये उसके पास एक रहता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, फॉर्म 76 मिला है, सीयू में जो लिखा है वो मिला है, ईवीवी पैट मिला है कि नहीं मिला है। तो ये सारी बातें होते हुए भी यदि आप कहते हैं कि नहीं इसमें गड़बड़ है, तो फिर आप पुरवार कीजिए। और जब भी पुरवार करने की बात होती है तो वो पुरवार तो नहीं करते हैं। 2070 से अभी तक उन्होंने कितनी बार ये याचिकाएं की है, याचिका करने में भी कोई ये बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें कोई ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसा कोई बात है ही नहीं कि आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। काउंटिंग में भी आप देखिए कि कितनी एक सावधानियां रखी गई है हर एक स्टेज पर। पोस्टल बैलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हो, सीयू हो, उसमें भी मॉकपोल का सर्टिफिकेट है उसके साथ मिलान है। तो और सारे के सारे जो भी है, मतलब काउंटिंग एजेंट आप देखिए कि प्रत्येक जो मत क्षेत्र है उसमें कितने सारे उम्मीदवार होते हैं, तो प्रत्येक उम्मीदवार के प्रत्येक काउंटिंग एजेंट को उसमें विश्वास में लिया जाएगा। तो बहुत ही एक गर्व करने वाली बात है हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसमें कोई धांधली होती ही नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले ही कहा कि कई बार कई जगह पर कुछ गड़बड़ होती है, तो वो भी एक उसका भी सुधार होना चाहिए, लेकिन 99% उसमें कोई गड़बड़ होने की संभावना दिखती नहीं है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।